नमस्कार, मैं ललित सोनी दृष्टि पीसीएस की एडिटोरियल एनालिसिस श्रृंखला में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज के एडिटोरियल डिस्कशन का टॉपिक द हिंदू न्यूज़पेपर से लिया गया है, जिसका टाइटल है अ स्ट्रॉन्ग केस टू रीस्टोर सेक्शन 8 क्लॉज 4 ऑफ आरपी एक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। जो है आरपीए जो है 1951 का, उसमें एक सेक्शन है 8 क्लॉज 4 जिसे रिपील कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिली थॉमस जजमेंट में। अब उसको रीस्टोर करने की ऑथर जो है बात कर रहा है। हम देखेंगे ऐसा क्यों है और किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात की जा रही है। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार आउटलाइन देख लेते हैं। इस आर्टिकल में जो है हम लोग बात करेंगे कुछ आरपी एक्ट की, ठीक है, और फिर हम लोग डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपको पता होगा, कुछ वक्त पहले जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिस्टर राहुल गांधी जी को जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था उनकी मेंबरशिप से, बिकॉज ऑफ सम केस रिलेटेड टू डिफेमेशन। जो गुजरात में एक केस फाइल हुआ था, उसके अंदर उनको जो है कन्विक्ट कर दिया गया था ट्रायल कोर्ट के द्वारा, और उन्हें 2 साल की सजा हुई थी, ठीक है। और उसी के बेसिस पे जो है इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। तो हम लोग इसमें ये क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन देखेंगे कि कैसे डिस्क्वालीफाई किया जाता है। फिर हम इसमें आरपी एक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है, आप कह सकते हैं जन प्रतिनिधित्व अधिनियम जो है, उसके बारे में बात करेंगे। ऐसे 2 अधिनियम पारित किए गए थे, एक 1950 में, एक 1951 में। हम इन दोनों को ब्रीफली देखेंगे कि ये लोग क्या बात कर रहे हैं। फिर वाई कोर्ट स्ट्रक डाउन सेक्शन 8 क्लॉज 4, जिसको अभी रिस्टोर करने की बात की गई है। हम देखेंगे कि कोर्ट ने पहली दफा में इसको क्यों स्ट्रक डाउन किया। ये ऐसा जो है लिली थॉमस जजमेंट में हुआ था, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि सेक्शन 8 क्लॉज 3 क्या कहता है। उसके बाद देखेंगे कि जो लिली थॉमस जजमेंट है, जो ये स्ट्रक डाउन करने का जजमेंट था कोर्ट का, उससे क्या इफेक्ट्स हुए हैं, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ये काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसके बारे में बात करेंगे। फिर हम देखेंगे कि आगे इसके बारे में क्या किया जा सकता है, क्या हमें ये रिस्टोर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि राहुल गांधी जी जो है, जो कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं, उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था क्योंकि उनको 2 साल की सजा सुनाई गई थी एक 2019 के डिफेमेशन केस में। इन्होंने एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को लेकर के कोई कमेंट कर दिया गया था और उसके बाबत जो है एक केस रजिस्टर किया गया। ट्रायल कोर्ट ने इनको कन्विक्ट किया और इन्हें 2 साल की सजा हुई। फिर ये हाई कोर्ट पहुंचे, हाई कोर्ट में जो है इस ऑर्डर को जो है अपहेल्ड किया गया। उसके बाद ये जो है सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने जो है इनके कन्विक्शन को स्टे कर दिया गया और इनको वापस पार्लियामेंट में जो है बैठने को मिला। अब यहां पे जो बात है वो है कि जब आपको कन्विक्शन स्टे कर दिया गया था, तो अब वो डिस्क्वालिफिकेशन है उसको भी होल्ड पे कर दिया गया है, ठीक है। तो यहां पे हम लोग पूरी बात करेंगे डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में, ठीक है। कोई भी आपका लेजिस्लेचर है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कह दीजिए या एमएलए कह दीजिए, किन किन बातों पे वो डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। तो इसके बारे में जो है कुछ चीजें हैं कि आपका आरपीए 1951 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 जो है इस बारे में बात करता है, ठीक है। फिर आपका आर्टिकल 102 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो भी इसके बारे में बात करता है, तो हम लोग वो भी देखेंगे। फिर हम देखेंगे सेक्शन 8 क्लॉज 3 क्या है। 8 क्लॉज 3 बेसिकली यही बोलता है कि अगर 2 साल से ज्यादा की आपको सजा होती है तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। सेक्शन 8 क्लॉज 4 जब हुआ करता था तो वो ये बात करता था कि जो भी अभी सिटिंग मेंबर है उसको जो है 3 महीने का टाइम दिया जाएगा अपील करने के लिए, तब तक वो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। अगर वो 3 महीने में अपील नहीं करता है तो फिर उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये एक चीज। उसके बाद इंस्टेंट डिस्क्वालिफिकेशन। अभी वाले केस में क्या हुआ है, सिंस लिली थॉमस में जो है इस पर्टिकुलर क्लॉज को जो है रिपील कर दिया गया था या फिर अल्ट्रा वायरस कर दिया गया था, तो उसकी वजह से अभी राहुल गांधी जी वाले केस में उनको इंस्टेंटली डिस्क्वालीफाई कर दिया। जैसे ही पता चला कि वो कन्विक्ट किए गए हैं 2 साल के लिए, उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। तो ये क्या सही है नहीं है, ठीक है। फिर लिली थॉमस केस के बारे में आपको बता चुका हूं कि ये जो 8 क्लॉज 4 है उसको जो है अल्ट्रा वायरस घोषित किया गया था। चलिए आगे देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। तो मैंने आपको बताया ऐसे 2 एक्ट हैं, एक 1950 में आया था, एक 1951 में आया था। इस एक्ट में जो है ये चीजें कवर की गई है, क्वालिफिकेशन ऑफ वोटर्स, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल, फिर डिलिमिटेशन जो होता है वो, अलोकेशन ऑफ सीट्स वगैरह जो होती है। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो है इलेक्शन के लिए जो भी प्रिपरेटरी फेज होता है, मतलब इलेक्शन से पहले पहले जो चीजें होती है वो सारी 1950 के एक्ट में रखी गई है। फिर जब हम 1951 के एक्ट की बात करते हैं तो इसमें आप देखेंगे कि एक्चुअल कंडक्ट ऑफ इलेक्शन कैसे करवाए जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी जो है इलेक्शन में यूज की जाएगी वो,
क्वालिफिकेशन और डिसक्वालिफिकेशन जो है इसमें डिस्कस किया जाता है। फिर इलेक्शन से रिलेटेड जो ऑफेंसेस हैं या डिस्प्यूट्स होंगे वो 1951 वाले एक्ट में रखे गए हैं। तो आप यहां देख सकते हैं कि इलेक्शन करवाना और इलेक्शन के बाद का जो भी प्रोसेस है वो सारा जो है 1951 वाले एक्ट में रखा गया है। ठीक है, तो ये मोटा मोटी तौर पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल जो है ऐसी बातें करता है, जन प्रतिनिधित्व एक्ट। फिर आरपीए 1951 के अंडर में जो है डिस्क्वालिफिकेशन कैसे डिफाइन किया गया है, सेक्शन 8 क्लॉज 3। ऐसे तो इसमें बहुत सारे सेक्शन है जो डिस्क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, लेकिन हमारे काम का अभी ये है 8 क्लॉज 3 जो है वो जो है ये बात करता है कि अगर कोई एमपी या एमएलए है उसको कन्विक्ट किया गया है फॉर एनी क्राइम जो 2 साल या 2 साल से ज्यादा की उसको सजा दे दी गई है, तो वो जो है डिस्क्वालीफाई हो जाएगा 6 साल तक के लिए फ्रॉम द टाइम ऑफ रिलीज। जब से वो सजा पूरी करके आएगा उसके बाद 6 साल तक वो डिस्क्वालीफाई है। ठीक है, फिर है इट अलाउड कन्विक्टेड एमपीज और एमएलए एमएलसी जो है उनको 3 महीने तक का टाइम दिया गया है जो है वो अपील कर सकते हैं। ठीक है, वो था आपका सेक्शन 8 क्लॉज 4 जिसे कि लिली थॉमस में रिपील कर दिया गया था। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं कि तो कोर्ट ने इसको रिपील क्यों किया था। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि लिली थॉमस में इसको जो है स्ट्रक डाउन कर दिया गया था। क्यों किया गया था, सेक्शन 8 क्लॉज 4 जो है बात करता है डिस्क्वालिफिकेशन की। ठीक है, वहीं पे आपका आर्टिकल 102 क्लॉज 1 जो है आपका वो बात करता है डिस्क्वालिफिकेशन पे। सेम इस आर्टिकल में जो है बात की गई है, एक तो सिटिंग मेंबर जो है आपका जो पार्लियामेंट में ऑलरेडी है, उसके साथ साथ कोई उम्मीदवार या कैंडिडेट जो है उसको भी अगर वो आगे किसी इलेक्शन में पार्ट लेना चाहता है तो उसके बारे में भी साथ में बात की गई है। और इन दोनों के बीच में कोई फर्क नहीं किया गया है आर्टिकल 102 के अंदर। ठीक है, हम एक बार देखते हैं कि आर्टिकल 102 बोलता क्या है। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप। ठीक है, अ पर्सन शैल बी डिस्क्वालिफाइड फॉर बीइंग चूजन एज और फॉर बीइंग अ मेंबर। ठीक है, एक तो जो मेंबर है वो और फिर या फिर चूजन एज, मतलब यहां पे कैंडिडेट की बात हो रही है और यहां पे जो है आपका सिटिंग मेंबर की बात हो रही है। इन दोनों के केस में कॉन्स्टिट्यूशन एक ही बात बोल रहा है आर्टिकल 102 के अंदर। तो कोर्ट का कहना था लिली थॉमस में कि जब कॉन्स्टिट्यूशन दोनों के बीच में डिफरेंस नहीं कर रहा है तो आप जो है आरपीए के अंदर ये डिफरेंशिएट क्यों कर रहे हैं और इनको 3 महीने का एक्स्ट्रा जो टाइम क्यों दे रहे हैं अपील के लिए। तो कोर्ट का कहना था कि आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है। कॉन्स्टिट्यूशन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं कर रहा है, दोनों को इक्वल रखा हुआ है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए जो है सेक्शन 8 क्लॉज 4 को जो है हटा दिया गया था कि ये 3 महीने वाला क्लॉज जो है वो हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो पार्लियामेंट हैज नो पावर टू ग्रांट एग्जेम्पशन टू सिटिंग मेंबर फॉर 3 मंथ। ठीक है, इसलिए इसको हटा दिया गया। तो कोर्ट ने इस बेसिस पे कि ये इक्वलिटी के अगेंस्ट है इसलिए जो है इसको हटा दिया। अब जो लॉ क्या कहता है, जब लॉ की बात करते हैं तो सेक्शन 8 क्लॉज 3 और आरपीए क्या कहता है। तो यहां पे ये आप देख सकते हैं लिखा हुआ है सेक्शन, आप पढ़ लीजिएगा। इसमें एक टर्म यूज किया, शैल बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम द डेट ऑफ सच कन्विक्शन, मतलब जब ये कन्विक्शन आएगा उस डेट से वो डिस्क्वालीफाई होगा। ठीक है, शैल बी, या उसको उस डेट से जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अब इसमें ऑथर जो कह रहा है कि जब ये बोल रहा है ना शैल बी डिस्क्वालीफाइड, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा डिस्क्वालीफाई। ठीक है, तो हमने पूछा कि भाई क्यों, ऐसा क्या है, फिर कौन करेगा इसको डिस्क्वालीफाई। तो इन्होंने बोला ये जो शैल बी डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम सच डेट ऑफ कन्विक्शन है, इसका मतलब है कि ये ऑटोमेटिकली नहीं होगा। ठीक है, कोई अथॉरिटी जो है वो इसको ऑफिशियली डिक्लेयर करेगी कि ये आज से डिस्क्वालीफाइड है। ठीक है, अथॉरिटी को जैसे ही पता चलेगा कि कन्विक्शन हो गया है फिर अथॉरिटी ऑफिशियली डिक्लेयर करेगी कि ये आज से जो है डिस्क्वालीफाइड है। ठीक है, तो पूछा कि भाई अच्छा ऐसा है तो फिर वो अथॉरिटी कौन होगी, तो वो बोले कि अथॉरिटी होगी प्रेसिडेंट। ऐसा क्यों, वो ऐसा इसलिए कि आर्टिकल 103 इसके बारे में बात करता है। ठीक है, और इसके अलावा एक कोर्ट का जजमेंट है, वो जजमेंट है कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस जजमेंट में भी कोर्ट ने ऐसा बोला है। ठीक है, ये 2009 में आया था जजमेंट। तो हमने बोला कि अच्छा ये 103 में ऐसा बोला है प्रेसिडेंट में, तो दिखाओ हमको कि क्यों, क्या बोला ऐसा। तो हमने यहाँ पे देखा कि डिसीजन ऑन क्वेश्चन एज टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स, कि अगर मेंबर्स का डिस्क्वालिफिकेशन की बात हो रही है, उनकी अयोग्यता की जहां बात होगी, तो वहां पे हम ये किसको पूछेंगे, हम इस पूछेंगे प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट का डिसीजन जो होगा फाइनल होगा।
इस आर्टिकल में ऐसा लिखा हुआ है। और प्रेसिडेंट किससे पूछेगा? प्रेसिडेंट जो है इलेक्शन कमीशन से जो है एडवाइस लेगा। ये देखिए इलेक्शन कमीशन, और एडवाइस पे ही काम करेगा। जो इलेक्शन कमीशन बोलेगा कि हाँ इसको डिस्क्वालीफाई करना है तो करना है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि जब डिस्क्वालिफिकेशन की जब भी बात होगी, अयोग्यता की जब भी बात होगी, तो प्रेसिडेंट का डिसीजन फाइनल होगा। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आ गई कि जब ये 8 क्लॉज 3 के अंदर डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो अपने आप नहीं करेंगे, उसमें जो है आपको एक अथॉरिटी डिसाइड करनी है, और वो अथॉरिटी प्रेसिडेंट होगा, क्योंकि आर्टिकल 103 ऐसा बोल रहा है। ठीक है, अभी वाले केस में ऐसा कुछ नहीं हुआ था, सीधा का सीधा जैसे ही कन्विक्शन आया उनको ऐसा कर दिया गया। ठीक है, अब ये जो है अभी भी कोई स्टैंडर्ड प्रैक्टिस नहीं है, ये अभी भी जो है कोर्ट में लिली थॉमस में जो है इस पर्टिकुलर स्टैंड को जो है रिजेक्ट कर दिया गया था। इस पर्टिकुलर केस में जो है इसको एक्सेप्ट किया गया था। तो ये ओपन टू इंटरप्रिटेशन है अभी भी। ठीक है, हमने 103 डिस्कस कर दिया है। फिर उसके बाद तो अब ये जो आपका सेक्शन 8 है वो क्या बात कर रहा है, फाइनली हम लोग क्या कैसे वर्ड में पुटिंग करेंगे। ये ऑथर का ओपिनियन है। ठीक है, ये कोई प्रैक्टिस नहीं है। तो ऑथर ऐसा कह रहा है कि जब भी कोई सिटिंग मेंबर जो है वो कन्विक्ट होगा, ठीक है, या उसको सेंटेंस मतलब सजा होगी किसी तरीके की, वो 2 साल से ज्यादा होगी अगर, तो वो डिस्क्वालीफाई होगा जब उसको जो है प्रेसिडेंट डिक्लेयर करेगा डिस्क्वालीफाइड। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि ऐसा होना चाहिए। अब यहां पे बात है कि जब स्टे ऑन सेंटेंस और स्टे ऑन कन्विक्शन, सजा के ऊपर रोक लगाना या फिर ये दोष सिद्धि पे रोक लगाना, ये दो चीजें अलग अलग होती है। जैसे मान लीजिए कि मेरे को 2 साल की सजा हो गई, ठीक है, तब जब सजा पे रोक होगी तो वो तो ये होगी कि भाई आपकी जो सजा है उसको अभी रोक लगा दी गई है, अभी नहीं, हम लोग डिसाइड करेंगे, उसके बाद से स्टार्ट की जाएगी। ये तो हुआ सजा पे रोक। कन्विक्शन पे रोक होने का मतलब है कि आपके ऊपर जो आरोप सिद्ध हुआ है उसके ऊपर रोक लगाई गई है, इसलिए ये सजा अपने आप ही जो है होल्ड पे आ जाती है। क्योंकि जब आरोप ही सिद्ध नहीं किया गया तब तक ये सजा का ऑपरेशन में नहीं आएगी। तो इसका मतलब है दोष सिद्धि पे अगर आप रोक लगाते हैं तो सजा पे अपने आप रोक लग जाती है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि जब हम सेंटेंस पे रोक लगाते हैं, मतलब सजा पे रोक लगाते हैं, तो क्या दोष सिद्धि पे भी रोक लग जाती है? इस पे जो है सुप्रीम कोर्ट ने कोई ओपिनियन नहीं दिया। राहुल गांधी वाले केस में जो है सुप्रीम कोर्ट ने उनका कन्विक्शन स्टे किया है, ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन पे कोई बात नहीं की है, तो हम भी इस क्वेश्चन में ज्यादा डीप नहीं जाएंगे। बस इतना जान लीजिए कि इसमें स्टे ऑन सेंटेंस और स्टे ऑन कन्विक्शन पे फर्क होता है। ठीक है, इफेक्ट ऑफ लिली थॉमस जजमेंट। लिली थॉमस जजमेंट क्या था कि आप वो 3 महीने वाली अवधि है वो आपकी खत्म कर दी गई है, मतलब सेक्शन 8 क्लॉज 4 को हटा दिया गया है। ठीक है, अब इस हिसाब से जो है जब भी कन्विक्शन होगी तो आप जो है डायरेक्टली डिस्क्वालीफाइड होंगे। ऑथर का डिफरेंट ओपिनियन है। ऑथर बोलता है कि नहीं, आप प्रेसिडेंट जब करेगा तब करेंगे, लेकिन अभी तक तो है कि आप डायरेक्टली होंगे। ठीक है, तो इसका इफेक्ट क्या है? जब ये 8 सेक्शन जब हट गया है, 8 क्लॉज 4 हट गया है, तो आपको टाइम नहीं है अपील के लिए। ठीक है, तो मतलब आप डायरेक्टली जो है डिस्क्वालीफाइड हो गए हैं। फिर लेकिन क्या होता है कि ये पावरफुल पॉलिटिशियन जो केस होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है ना, स्टे ऑन कन्विक्शन आ जाता है। जैसे राहुल गांधी के केस में भी स्टे ऑन कन्विक्शन आया तो उनकी डिस्क्वालिफिकेशन को रोक दिया गया। ठीक है, लेकिन कुछ केसेस में ये होता है कि ये राहुल गांधी के केस में तो काफी टाइम लग गया, लेकिन कुछ केसेस में ये होता है कि कुछ चंद घंटों के अंदर अंदर ये जो है स्टे आ जाते हैं। तो आपका जो एम है कि आप उसको डिस्क्वालीफाई करके बाहर रखेंगे, वो तो एम वैसे भी पूरा नहीं हो रहा है, क्योंकि कुछ घंटे में अगर ये स्टे लेके आ जाते हैं तो आप वापस मेंबर बन के अंदर बैठ सकते हैं। ठीक है, तो लिली थॉमस का एज सच कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा है। लेकिन इसमें एक इशू ये है कि जब कोई जेन्युइन केस होता है, ठीक है, मान लीजिए कि कोर्ट ने कन्विक्ट करने में कोई एरर कर दिया, लेकिन आपने तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया है, ठीक है, अपील से पहले ही आप अपील कर सकते हैं, लेकिन डिस्क्वालिफिकेशन तो रहेगी। तो वैसे केसेस में क्या होता है कि लेजिस्लेचर के करियर का सवाल हो जाता है। ठीक है, अगर आपको ये स्टे ऑन कन्विक्शन नहीं मिलता है तो फिर काफी इशू हो जाता है उसमें। ठीक है, तो अब कर क्या सकते हैं इस मामले में हम लोग? तो इसमें ऑथर ने, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो बोल रहे हैं कि आप 8 क्लॉज 4 को रिस्टोर करो, जो सिटिंग मेंबर है उनको 3 महीने तक का टाइम दीजिए। ठीक है, एंड उनके जो है ना, प्रोटेक्ट देम कॉन्स्टिट्यूशनली, मतलब आप उनको इसका ऐसा कोई प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में भी डालिए, प्रोटेक्ट द करियर ऑफ इंडियाज लेजिस्लेचर। ठीक है, ये सब ये एक उनका ओपिनियन है ऑथर का। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कई बार, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बोला, विदाउट एनी एप्लीकेशन ऑफ माइंड, कई बार ऐसा होता है कोर्ट जो है सही जजमेंट नहीं दे पाता। देखिए ह्यूमन एरर हो सकते हैं,
जज है वो भी इंसान है, एरर हो सकता है। तो ऐसे में अगर, या फिर दूसरा केस होता है जिसमें एप्लीकेशन ऑफ माइंड नहीं किया जाता है, मतलब कि आपने बस लॉ की वर्डिंग पढ़ी, उसकी स्पिरिट को नहीं समझा और आपने जजमेंट दे दिया, तो ऐसे केसेस में जो है ये रिस्टोर करना ऑथर के हिसाब से जरूरी है। ठीक है। दूसरा है क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो कौन डिसाइड करेगा? अंडर आर्टिकल 102 के अंदर जो भी डिस्क्वालीफाई होंगे वो जो है प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा उसका क्वेश्चन, मतलब प्रेसिडेंट डिक्लेयर करेगा कि ये जो है डिस्क्वालीफाइड है या नहीं है। ठीक है। और दूसरा है आपको एक सुटेबल अमेंडमेंट लाना है। सुटेबल अमेंडमेंट किस लिए? क्योंकि जिसने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशनली आपको प्रोटेक्ट करना है, तो आप 102 को 103 को ध्यान में रखते हुए सेक्शन 8 क्लॉज 4 के इंप्लीमेंटेशन के लिए एक सुटेबल अमेंडमेंट ला सकते हैं। ठीक है। तो आज के एडिटोरियल में इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, थैंक यू।